नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी और दुनिया के सबसे अमीर आदमी का ब्रेकअप दिखाएंगे। कल तक जो हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे वो अब लगभग हाथापाई पर उतर आए हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के संस्थापक एलॉन मस्क की। कल तक इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जा रही थी, अब दुनिया में उनकी दुश्मनी के चर्चे हैं। दुश्मन बना दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है, ट्रंप और मस्क इस बात के बेहतरीन उदाहरण हैं। अब दोनों खुलकर एक दूसरे को भला बुरा सब कह रहे हैं। एलॉन मस्क ने ट्रंप के पुराने कारनामे एक के बाद एक बाहर लाने शुरू कर दिए और ये सब कुछ पब्लिक में हो रहा है, वेरी वेरी पब्लिक। दूसरी तरफ ट्रंप मस्क के सरकारी ठेके रद्द करने की धमकी दे रहे हैं और धीरे धीरे बात एक दूसरे की हैसियत तक जा पहुंची है। अब सवाल यह है कि दुनिया में लंबी लंबी हाँकते हुए सबका युद्ध खत्म करा रहे ट्रंप अपनी इस लड़ाई का सीज फायर कैसे और किससे करवाएंगे। इसके बाद आपको कश्मीर घाटी लेकर चलेंगे, जिसे और भी मजबूती के साथ शेष हिंदुस्तान से जोड़ दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया और इसी के साथ कश्मीर के लोगों का दशकों पुराना सपना सच हो गया। अभी तक श्रीनगर और जम्मू सड़क मार्ग से ही जुड़े हुए थे। भारी बर्फबारी, लैंडस्लाइड की वजह से ये अक्सर बाधित हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि चिनाब पर बने आर्च ब्रिज से उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला तक जाने का एक माध्यम और तैयार हो गया है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? अंजना, आज मैं जापान से जुड़ी एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताऊंगी जिसे लेकर पूरे जापान और वहां आने वाले पर्यटकों के मन में एक डर बैठ गया है। जापान को लेकर एक महिला ने भविष्यवाणी कर दी है कि वहां जुलाई महीने में एक बड़ी सुनामी आने वाली है, जिसकी वजह से जापान जाने का मन बना चुके पर्यटक अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। ये डर इसलिए है क्योंकि ये महिला पहले भी सच्ची भविष्यवाणी कर चुकी है। इस महिला ने 2011 में जापान में आए भूकंप और सुनामी की भी भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। तो शुरुआत करते हैं। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज कश्मीर को रेलवे के जरिए देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया और इसी के साथ कश्मीर के लोगों का वर्षों पुराना सपना सच हो गया। अभी तक श्रीनगर जम्मू सड़क मार्ग से ही जुड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाए, अचानक कहीं लैंडस्लाइड आ जाए तो इसकी वजह से ये अक्सर बाधित हो जाता था, फिर आना जाना ही मुश्किल। इससे व्यापारियों, आम लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, नुकसान होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि चिनाब पर बने आर्च ब्रिज से जम्मू के उधमपुर से श्रीनगर बारामूला तक जाने का एक और रास्ता तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को चिनाब नदी पर रेलवे आर्च ब्रिज का बड़ा तोहफा दिया। इसको भारत के सामर्थ्य का जय घोष कहा। आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 42 मिनट के संबोधन में इस बात का भी ख्याल रखा कि पाकिस्तानी आतंकियों और वहां के हुक्मरानों को उनका चेतावनी साफ साफ शब्दों में सुनाई दे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचेगा उसे अपनी हार याद आएगी। पहलगांव हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले को कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई पर, इंसानियत पर सबसे बड़ा आघात बचाया। इस हमले को कश्मीर टूरिस्ट के मन में डर पैदा करने की पाकिस्तानी साजिश करार दिया। आज हम आपको कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के इस ऐतिहासिक पल की झलकियां दिखाते हैं। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा
रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। हयुडवाला खूंजड़िए, हयुडवाला खूंजड़िए, लम्मी रोड में मोड़ांगी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी, वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया, और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। पूरा कश्मीर उम्मीदें लगाए बैठा था, सबको इस पुल का इंतजार था। दिल्ली दूर नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं चिनाब नदी पर बना ये रेलवे आर्च ब्रिज तकनीक और भारतीय रेल के आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। चिनाब नदी के
अगर आप देखें तो नीचे से, तल से इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, यानी करीब 1177 फीट। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन के नाम था, जहां सांचा नदी पर नाजीही रेलवे ब्रिज बनाया गया था। नदी के तल से इस पुल की ऊंचाई करीब 1000 फीट थी, लेकिन भारत ने सब कुछ अब पीछे छोड़ दिया है और इसी के साथ एक नए युग की शुरुआत हो गई है। चिनाब नदी पर बना ये रेलवे आर्च ब्रिज कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से गेम चेंजर मूव साबित हो सकता है। रणनीतिक रूप से आप देखिए, रणनीतिक रूप से देखा जाए तो ये एक ऐसी लोकेशन पर बना है जिससे सीमावर्ती इलाकों पर पहुंचना या जो रसद पहुंचना है, वहां पर सरहद पर पहुंचना है, उस सेना के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बनने से सबसे बड़ा फायदा, सरहदी इलाका है वो तो है ही, लेकिन इसके बनने से सबसे बड़ा फायदा यही है कि जम्मू रीजन से कश्मीर रीजन को जोड़ दिया गया है। अक्सर देखिए लोग कटरा के लिए जाते थे, वहां से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलते थे, लेकिन अब कटरा से आप फौरन पहुंच जाएंगे सीधा कश्मीर, श्रीनगर, इन तमाम जगहों पर, जिससे कश्मीर रीजन पूरे देश के साथ रेलवे लाइन के जरिए जुड़ गया है। अभी तक जम्मू तक रेलवे लाइन थी, लेकिन कश्मीर तक उसे कनेक्ट नहीं किया गया था। जम्मू लोग उतर के फिर वहां से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, कटरा पहुंच जाते थे वहां पर पूजा करके, लेकिन वहां से आगे कश्मीर जाना मुश्किल हो जाता था। अब आइए बड़े स्क्रीन पर जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि समझिए ये एक वाकई बहुत ऐतिहासिक पल है भारत के लिए। ये एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा है जब हम सब के लिए एक नई लिखावट एक तरह से है। चिनाब नदी पर बना ये जो आर्च ब्रिज है रेलवे का, इसे आप इस मैप में देखे हुए रेलवे रूट के जरिए समझिए, क्योंकि कटरा से, अब देखिए कटरा से जाना है आपको, कटरा से उधमपुर रेलवे स्टेशन, ये पूरा एक रूट बन गया है। पहला हिस्सा था उधमपुर रेलवे स्टेशन और उसके बाद से आगे का दिखाइए कटरा तक दूसरा हिस्सा था, बनिहाल, काजीकुंड, अनंतनाग, ये तमाम इलाके जो हैं वो इसमें जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। और चिनाब रेलवे ब्रिज इसलिए खास है क्योंकि अगर आप देखिए तो इस ब्रिज के जरिए ये पूरा रूट एक बार दिखा दीजिए जरा मैप पे। धन्यवाद। ये देखिए, ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है, बनिहाल, काजीकुंड, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला। ये आप समझ लीजिए कि ये पूरी दूरी, आप 50 किलोमीटर दूर अब ये एलओसी से है, ये पूरा कनेक्शन हो गया। यही एक मुश्किल थी और लंबे वक्त से ये परेशानी आ रही थी, क्योंकि ये जो अलग अलग रेलवे रूट्स थे उनकी वजह से ये तमाम मुश्किलें आ रही थी। यानी युद्ध की स्थिति में सैनिकों तक खाने पीने का सामान पहुंचाना हो, कई बार मुश्किल है। सड़क में अगर एक वो भी आ गया, एक एवलांच आ गया, कुछ भी हो गया, भूस्खलन, उसके बाद से परेशानी आती थी। अब आपके पास एक ऑल्टरनेट रास्ता है। कई बार सैनिकों तक के लिए जो सामग्री है पहुंचाना मुश्किल है, आम लोगों के लिए पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। हर काम में इस रेलवे लाइन का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक इस काम में केवल हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन खराब मौसम में और ज़्यादा दिक्कतें आती थी। चिनाब आर्च ब्रिज के बनने और रेलवे लाइन होने की वजह से खराब मौसम में सेना को मदद पहुंचाई जा सकेगी। जंगल के जिस क्षेत्र में रेलवे आर्च ब्रिज बना है वो पीर पंजाल रेंज है। यह आतंकियों की घुसपैठ से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। ऐसे में आतंकी कार्रवाई पर लगाम लगाने के लिए इस इलाके में सैनिकों की मूवमेंट आसान हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजिक तरीके से देखिए कितना फायदा है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा चेंज हो गया है। जहाँ तक हमारा लॉजिस्टिक का जो लॉजिस्टिक सप्लाई है, ख़ास करके सेना के लिए, ये बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। नेशनल हाईवे के ऊपर लोड जो है वो कम पड़ जाएगा। और ये हर एक तरीके से आप देखें, फोर्सेस को जब हम मोबिलाइज़ करना चाहते हैं पहाड़ी इलाकों पे, वो फोर्सेस और जल्दी मोबिलाइज हो जाएंगे। लेकिन ख़ास करके उनका मेंटेनेंस जो है इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। वैसे अभी मेंटेनेंस सिस्टम अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार जब आप ट्रेन आ जाएंगी तो ये चीज़ें बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। इस रेलवे आर्च ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बड़े बड़े हमलों को भी झेलने में सक्षम है। यानी युद्ध की स्थिति में दुश्मन के हमलों को भी ये झेल सकता है। अब हम आपको इसकी कुछ ऐसी खासियत बताने जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग मार्वल बनाती है। इससे पूरे, अगर आप आर्च ब्रिज को देखें तो इसकी लंबाई करीब 1315 मीटर है और ये रिक्टर स्केल पर 8 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप को झेल सकता है। आपने सही सुना, इसको फुल प्रूफ अर्थक्वेक के नजरिए से, क्योंकि ये सेस्मिक जोन 4 में है ये पूरा इलाका,
ऐसे में हमने एक कंपैरेटिव ग्राफ आपके लिए बनाया है, लेकिन 8 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप को यह ब्रिज झेल सकता है। यानी तेज से तेज 655 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हो, भूकंप हो, कोई भी हमला हो। यही नहीं, आर्च ब्रिज -20 डिग्री तक तापमान सह सकता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 40 टन तक के बमों के धमाके झेल सकता है। ये ब्रिज अगले 120 वर्षों तक इसी तरह से डटा रहेगा और इस पर हर दिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। इस रेलवे आर्च ब्रिज को लेकर सबसे बड़ी चिंता आतंकी हमलों की ही थी। इसे आतंकी हमलों, बम धमाकों से बचाने के लिए खास तौर से डीआरडीओ यानी डीआरडीओ की मदद से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस आर्च ब्रिज का एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो बम धमाकों, आतंकी हमलों को झेल सके। इसके अलावा इसकी सुरक्षा के सीसीटीवी कैमरों के 24 घंटे निगरानी की जाएगी और इस रेलवे लाइन से जुड़े स्टेशंस पर आरपीएफ और जीआरपी की स्पेशल यूनिट्स की तैनाती होगी ताकि रेलवे लाइन, ट्रेन्स और पैसेंजर सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो आप भी इस बार गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेन से सीधे कश्मीर जाने का प्लान बनाइए। ट्रेन टू कश्मीर जिसे हम कह रहे हैं, कश्मीर ऑन ट्रैक कह रहे हैं। कश्मीर को वैसे भी इस समय देश के लोगों के साथ की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद से कश्मीर पर्यटकों के लिए तरस रहा है। ये गर्मियों का सीजन है, बच्चों की छुट्टियां हैं। इस सीजन में तो कश्मीर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन पहलगाम के हमले की वजह से फिलहाल पर्यटक उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि इस ट्रेन के बाद कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। और अब आज पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और दुनिया के सबसे अमीर आदमी के ब्रेकअप की बात करते हैं। तो जिसका अनुमान लगाया जा रहा था वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने एक दूसरे को पहले ही अलविदा कह दिया था, लेकिन कल से दोनों के बीच सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ी हुई है। और देखिए इसे क्या कहा जा रहा है। कोई इसे ब्रेकअप ऑफ द सेंचुरी कह रहा है, कोई बिग ब्यूटीफुल ब्रेकअप बता रहा है। तो एक हेडलाइन ये भी है, आई हेट माई एक्स प्लेटफॉर्म चलाते हैं एलन मस्क। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की और मीम्स की बाढ़ आई हुई है। लेकिन हमारी खबर सोशल मीडिया नहीं है। हमारी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे को इतना बुरा भला कह रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं। सोचिए दोनों की ये जुबानी जंग किस लेवल पर अब पहुंच गई है। ट्रंप तो यहां तक कह रहे हैं कि मस्क के सारे सरकारी ठेके रद्द कर दिए जाए। मस्क कह रहे हैं कि कर ही दो तो अच्छा है। मस्क कह रहे हैं तुम्हारी मेरे बिना क्या हैसियत थी, और मेरे बिना तो इलेक्शन ही नहीं जीत पाते। मतलब ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है जो हमने एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाए। आगे बताते हैं आपको कि विस्तार से दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या है। अगर सबसे बड़ा ये हॉट कपल माना जाता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो ब्रेकअप की वजह क्या रही। लेकिन पहले ये देखिए कि मीम्स की दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। हमने एआई की मदद से ये तस्वीर तैयार की है जिसमें देखिए कैसे पूरी दुनिया के नेता इस वक्त अमेरिका की धरती पर चल रहे सोशल मीडिया के युद्ध के मजे ले रहे हैं। दिलचस्प है, सारे नेता खड़े हैं उधर रिंग के बाहर। ये एआई की तरफ से एक काल्पनिक वीडियो है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं इस लड़ाई की, जैसे बॉक्सिंग में बाउट कहा जाता है, इतने मजे जब आम लोग ले रहे हैं, तो ये तमाम नेता और खुद जो विपक्षी नेता हैं अमेरिका के, वो सब इसके किस तरह से आनंद ले रहे होंगे। कम से कम नजर तो जरूर ही रख रहे होंगे। ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन ये इसलिए फिट बैठता है क्योंकि वही डोनाल्ड ट्रंप है जो पूरी दुनिया के मुद्दे, युद्ध सुलझाने के दावे करते हैं। सत्ता में आऊंगा 24 घंटे 24 आवर्स, ये युद्ध रुकवा दूंगा, वो युद्ध रुकवा दूंगा, ये युद्ध जो रुका है मैंने ही रुकवाया है। राष्ट्रपति बनने से पहले तो ये 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा कहे थे। देखिए वो खुद अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालार से ये झगड़ा सुलझा नहीं पा रहे हैं। युद्ध की स्थिति खुद छिड़ी हुई है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। ये व्यंग के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिर्फ एक एआई जनरेटेड वीडियो है और ये व्यंग है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था, वो तो मैं था, मैंने रुकवा दिया, ये सब कह रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि व्यंग में हम आपको कह रहे हैं कि अब डी एस्केलेट करने की स्थिति इन दोनों के लिए है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और एक तरफ एलन मस्क है।
सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम मीम्स वीडियोस चल रहे हैं, इनसे अपने झगड़े तो सुलझ नहीं रहे। लोग कह रहे हैं 6 महीने में इनकी और एलॉन मस्क की दोस्ती खत्म हो गई और ये चले हैं दुनिया का झगड़ा सुलझाने। हमने डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के इस ब्रोमांस, जिसे कहा जाता है आजकल अंग्रेजी में, ब्रोमांस का अर्थ होता है जब दो लड़के आपस में इस तरह से बॉनहॉमी रखें, बहुत दोस्ती रखें गाढ़ी, तो ब्रदर्स रोमांस को ब्रोमांस कहा जाता है जोड़कर। ब्रोमांस से ब्रेकअप का एक एआई वीडियो आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले आप ये देखिए, पूरी दुनिया चटकारे ले रही है, आगे की कहानी बताएंगे। मोहब्बत ऐसी कि रुक नहीं रही थी, मतलब खुलकर एक दूसरे की बड़ाई, और अगर एक पुरुष किसी पुरुष को प्यार कर सकता है तो वो प्यार मुझे डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, एलॉन मस्क लिख रहे थे। और अब जब रिश्ता टूटा है तो पब्लिक अफेयर बन गया है। देखा आपने किसी ज़माने के बीच में दोनों ज़बरदस्त प्यार करते थे, कैसे एक दूसरे की तारीफ़ें करते थे। अब देखिए कैसे दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, एक दूसरे की जॉब, बिजनेस, सब कुछ ख़त्म करने पर तुले हुए दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ। सब कुछ खत्म ही हो गया। एलॉन मस्क ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अलग तो हो ही गए थे, बाकायदा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पार्टनरशिप को खत्म करने का ऐलान भी किया था और एक साथ उस दिन नजर आ रहे थे। जिस बिल पर दोनों के बीच ठनी थी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन देखिए कि कल वहां से ये विवाद शुरू कहां से हुआ। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अमेरिका के दौरे पर है। कल ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और जर्मनी के चांसलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इसी में ट्रंप ने एलॉन मस्क पर पर्सनल अटैक कर दिया। कहा, मस्क से बहुत नाराज हूं, मैंने उसकी बहुत मदद की है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद सोशल मीडिया पर वो युद्ध होने वाला था जो पता नहीं अगले कितने दिनों तक ट्रेंड करेगा। सबसे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ा है। रिश्ता जब टूटता है तो फिर ऐसी ही बातें होती हैं, जली कटी, और पब्लिक में टूटे तब तो फिर कोई भी हथियार डालने को तैयार नहीं होता है। अब तो ये सीधे एहसान गिनाने वाली बातें हो रही हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम मुझे छोड़कर चले गए। सब एक दूसरे की पुरानी बातें लाला कर अब एक दूसरे को डैमेज करने वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं। ब्रोमांस जो खत्म हुआ है इस हॉट कपल का, तो ब्रेकअप जबरदस्त हो रहा है। ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पर हो रही थी, लेकिन ये शुरुआत थी। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि इस बिल के बारे में एलॉन मस्क को पता था, शुरू से पता था। इस बिल के बारे में आपको आगे से विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिससे एलॉन मस्क नाराज थे और इसका विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। इसी बिल पर दोनों के बीच अनबन हुआ और मस्क ने ट्रंप प्रशासन भी छोड़ दिया। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि एलॉन मस्क को बिल के बारे में शुरू से पता था। यह बात बड़ी है क्योंकि इसी पर सारा विवाद, सारा झगड़ा टिका। तो एलॉन को इसके बारे में पता था, एलॉन ने बिल को अच्छा कहा था, अब खराब कह रहे हैं। और ये कि उन्हें शुरुआत से इसकी जानकारी थी, ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। एलॉन ने अपनी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिप्लाई किया कि ये बिल कभी भी मुझे नहीं दिखाया गया, एक बार के लिए भी नहीं। इसे रात को इतनी जल्दबाजी में पास किया गया कि कांग्रेस में भी इसे किसी ने पढ़ा नहीं है। तब तक ट्रंप की कई बातें सोशल मीडिया में आने लगी थी। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मस्क ने उनके बारे में जाते हुए तो अच्छी बातें कही, लेकिन अब ये सब कर रहे हैं जो गलत है, और ऐसा वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी, उसके लिए कर रहे हैं। अब जब बात बढ़ी तो यहां तक चली गई कि क्या मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जिताया। एलॉन ने फिर रिप्लाई किया, मेरे बिना तो ट्रंप ये चुनाव हार जाते, हाउस में डेमोक्रेट्स का कंट्रोल होता, रिपब्लिकन 51-49 से सेनेट में हार जाते। इसके बाद ट्रंप फिर गुस्साए। पूरा ड्रामा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर आए। ट्रंप ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया कि उन्होंने एलॉन मस्क को निकाला है, कहा है कि वो अपनी इलेक्ट्रिक कार बेचने के लिए हर किसी पर दबाव बना रहे थे और कोई खरीदना नहीं चाहता था, उन्हें पता था कि मैं क्या करने वाला हूं। उधर से गोली चली
अब गोलीबारी इधर से आने वाली थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे एलॉन मस्क और उनकी टीम भी ट्रंप के सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए थी। इस पोस्ट के ठीक 11 मिनट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिप्लाई किया कि ये तो पूरी तरह से झूठ है, बहुत दुख की बात है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क एक दूसरे के इतने क्लोज हुआ करते थे, ऐसा लगता था कि ट्रंप राष्ट्रपति हैं और मस्क उपराष्ट्रपति। जेडी वैंस से ज्यादा तो अगर आप देखिए शुरुआती दिनों में, शुरुआती सीन में एलॉन मस्क साथ नजर आते थे। मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स बढ़ते गए क्योंकि निवेशक जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के नंबर 2 एलॉन मस्क ही हैं। यहां तक कि ट्रंप ने टेस्ला की कार भी खरीदी थी। उस वक्त यह कहा गया कि यह टेस्ला के लिए विज्ञापन जैसा है। मस्क की इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को व्हाइट हाउस के बाहर लाया गया था। ट्रंप ने उसकी जमकर तारीफ की। यहीं पर मस्क की कंपनी के साइबर ट्रक की भी खूबियां बताई। बहुत से बयान दिए गए थे। मतलब अब तो ये सारे वीडियो खंगाल खंगाल कर दोनों तरफ से युद्ध छिड़ा हुआ है। कहां पर ये मामला पहुंच गया है, अब देखिए ट्रंप धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं वो एलॉन मस्क के अरबों डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडीज खत्म कर देंगे। लिखा कि इससे पैसे बचेंगे। यह भी लिखा कि इतनी है कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया था। अब बताइए किस हद तक दोनों के रिश्ते पहुंच गए हैं कि ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि बाइडेन ने एलॉन मस्क के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, उनके ठेके क्यों नहीं रोके। ये बात सही है कि अमेरिकी सरकार की सब्सिडीज की वजह से ही एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी बनी। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि मस्क को $38 मिलियन की फंडिंग सरकार की तरफ से मिली है। लेकिन अगर अमेरिकी सरकार एलॉन मस्क को छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो वो काम भी कर रहे हैं। उनके ही स्पेसएक्स के कैप्सूल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 4 एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी संभव हो पाई थी, जिसमें सुनीता विलियम्स भी शामिल थी। और यह तब हुआ जब नासा का स्पेसक्राफ्ट उनको वापस नहीं ला पा रहा था। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से टकराने की हिम्मत कोई रखता है तो शायद एलॉन मस्क ही रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी काबिलियत, उन्होंने पूरा एक एम्पायर बिल्ड किया है। सोचिए आप, सुनीता विलियम्स और जो एस्ट्रोनॉट्स आए थे, नासा ने हाथ खड़े कर दिए थे, एलॉन मस्क की टीम लेकर आई। इसीलिए मस्क ने लिखा कि ये तो और बेहतर होगा, गो अहेड, यानी आगे बढ़ो और कर दो। मस्क ने एक्स पर एक और पोस्ट किया, लिखा कि राष्ट्रपति ने मेरे सरकारी ठेके रद्द करने का जो बयान दिया है, उसके बाद स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को तुरंत डीकमीशन कर देगा। अब अगर ऐसा हुआ तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हम आपको बताते हैं दोनों का रिश्ता किस हद तक खराब हो गया है। किसी ने लिखा कि राष्ट्रपति और एलॉन, कौन जीतेगा, मेरा पैसा एलॉन पर है। ट्रंप तो तुरंत इधर उधर करते हैं, जैसे उन्होंने इम्पीच करके जेडी वैंस को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा भी लिखा कि ट्रंप पर इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू कीजिए और जेडी वैंस को राष्ट्रपति बना दीजिए। एलॉन मस्क ने जवाब दिया हाँ। तो आप सोच लीजिए कि लड़ाई कहां तक पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर राष्ट्रपति पद से हटाने की बात एलॉन मस्क कर रहे हैं। अब अपने और एलॉन मस्क के संबंध बिगड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मस्क नासा का हेड बनाने के लिए सिफारिश कर रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मस्क नाराज हो गए। अब उस बिल की बात करते हैं जिसकी वजह से ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से ये बात इतनी बढ़ गई है। तो आखिर इस बिल में है क्या, ये जरा आपको समझाते हैं। इस बिल का नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ये बिल कई नीतियों को एक साथ लागू करने की कोशिश करता है। दरअसल कई लोग इस नाम पर भी हंसते हैं क्योंकि ये अलग तरीका है एक डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब वो हमेशा बिग बिग, वन बिग ब्यूटीफुल, ऐसी बहुत मतलब जिसको कहते हैं बढ़ चढ़कर बातों को बोलते हैं, और इसका नाम ऐसा है। एक साथ लागू करने की कोशिश है कई सारी चीज़ों को, जैसे टैक्स कटौती, 2017 की नीति को आगे बढ़ाते हुए आम जनता और कंपनियों के लिए टैक्स में राहत देना। फिर इसमें आती है सीमा सुरक्षा, जिसमें बॉर्डर वॉल के विस्तार, डिपोर्टेशन प्रक्रिया, इन सब के लिए भारी फंडिंग की ज़रूरत है। फिर है डिफेंस का खर्च, जिसमें अमेरिकी सेना को और मजबूत बनाने के लिए बजट में बड़ी बढ़ोतरी करने का प्रावधान है। इसके बाद है रेमिटेंस टैक्स, यानी विदेश पैसा भेजने पर आपको 3.5% टैक्स प्रस्तावित है। इसी बिल में ईवी सब्सिडी खत्म, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर मिलने वाली टैक्स छूट समाप्त करने का प्रस्ताव। ट्रंप का दावा है कि ये बिल $1.6 ट्रिलियन की बचत करेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाएगा। इसी बिल पर एलॉन मस्क की बहुत सी आपत्तियां हैं। जैसे मस्क को लगता है कि इस बिल से अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज 2.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है, जो उनके अनुसार देश को कमजोर करेगा।
मस्क की आपत्ति यह भी है कि इससे ईवी सेक्टर को झटका लग सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट हटाने से टेस्ला को सालाना करीब लगभग आप समझ सकते हैं 1.2 से लेकर $1.5 अरब का नुकसान हो सकता है। तीसरी आपत्ति यह है कि डॉज के सिद्धांतों के खिलाफ है। मस्क का कहना है कि यह बिल सरकारी खर्च में अनुशासन के बजाय ज्यादा खर्च को बढ़ावा देगा। मस्क का आरोप है कि बिल 1500 पन्नों का है, जिसे जल्दबाजी में बिना सार्वजनिक समीक्षा के पास कर दिया गया है। बात तो एक दूसरे का कैरेक्टर उछालने तक चली गई। मस्क ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन के फाइलों में शामिल है। मस्क ने एक्स पर लिखा, अब बड़ा खुलासा करने का टाइम है, ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है और इसी वजह से सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद मस्क ने एप्स्टीन के साथ ट्रंप का एक वीडियो भी रिपोस्ट किया है। एप्स्टीन केस एक हाई प्रोफाइल, ये वो वीडियो है जो आप देख रहे हैं। एप्स्टीन केस एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामला है जिसमें अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और तस्करी का आरोप लगा था। और यही वीडियो पोस्ट हुआ है एक्स पर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आपको तमाम लड़कियों के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एप्स्टीन के साथ बात करते हुए भी दिखाई देते हैं। दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए, डोनाल्ड ट्रंप भी थे उनमें से एक। और ये वीडियो एप्स्टीन को 2019 में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोपों में फिर से गिरफ्तार किया गया था। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस वक्त उसकी मौत हुई, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब एलॉन मस्क ट्रंप का नाम इस केस में जोड़ रहे हैं। ये आप एप्स्टीन के बगल में डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं, दोनों में आपस में बातचीत भी होती है और तमाम लड़कियां वहां पर दिखी रही थी। अब ये देखिए, ये एक अलग रूप एलॉन मस्क का है। दुनिया इस बात से हैरान है कि जो एलॉन मस्क पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेनिंग करते हुए, आप देखिए उनका अंदाज, उनका स्टाइल, पता नहीं खुद के लिए अपनी कंपनी में ये सब करे ना करे, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा। ये वाला वीडियो खूब वायरल हुआ था। कैंपेनिंग करते हुए स्टेज पर नाच रहे हैं, भरपूर तारीफ कर रहे हैं। अचानक ट्रंप के इतने खिलाफ हो गए हैं। आप अमेरिका में जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अब देखिए, लड़ाई भी हुई है तो आर पार की। खुलकर ट्रंप का उस वक्त समर्थन किया और बाइडेन कमला हैरिस का विरोध किया। ट्रंप के कैंपेन में मस्क की तरफ से $227 मिलियन खर्च किए गए थे ताकि अमेरिकी पब्लिक ट्रंप को राष्ट्रपति चुने। ट्रंप इस बात को स्वीकारते भी हैं कि उनकी कैंपेनिंग में एलॉन मस्क ने उनकी बहुत मदद की थी। सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने भी बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाया एलॉन मस्क को। एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डॉज कहा जा गया। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि ऐसा लगता था कि जैसे ट्रंप के नंबर 2 कोई जेडी वैंस नहीं है, एलॉन मस्क ही है। एलॉन अमेरिका की पैदाइश नहीं है, नहीं तो हो सकता है कि ट्रंप उन्हें अपना उपराष्ट्रपति भी बना देते, ऐसा कई लोग मानते हैं, लेकिन ट्रंप ने उन्हें डॉज का हेड बनाया। देखिए, ट्रंप की नीतियों से मस्क इतने परेशान हुए कि छोड़कर ही अब चले गए। अब तो वो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग भी कर रहे हैं और कहते हैं कि इनको इम्पीचमेंट हो जाए और जेडी वैंस बन जाए प्रेसिडेंट। देखिए, यूएस कांग्रेस में जब ट्रंप ने मस्क को डॉज का हेड बनाया तो कैसे उनकी तारीफ किया करते थे, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है, और इस खबर को समझिएगा, क्योंकि आज ही भारत की तरफ से भी एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। और क्या यह भी एक इत्तेफाक ही है कि कल ही मस्क डोनाल्ड ट्रंप से भिड़े, आज ही मस्क की कंपनी को यह लाइसेंस मिल गया। इस फैसले से भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होगा और दूर दराज के इलाकों में भी बहुत तेजी से इंटरनेट पहुंचाया जा सकेगा। ट्रंप को बड़ा शौक है दुनिया के झगड़े सुलझाने का, हर जगह अपनी टांग अड़ाने का, हर जगह खुद क्रेडिट लेने का। ट्रंप तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। इस दावे के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। ये मुलाकात होगी G7 की बैठक में। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके G7 शिखर सम्मेलन की बैठक का न्योता दिया। हालांकि भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन पिछले 6 साल से लगातार भारत को G7 की बैठक का न्योता मिलता है और प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं। लेकिन इस बार न्योता थोड़ी देर से मिला है,
तो कांग्रेस इस पर राजनीति करने लग गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश इसे लेकर पीएम पर तंज कस रहे हैं। आज खुद पीएम ने बता दिया कि वो कनाडा जा रहे हैं। खुद कनाडा के प्रधानमंत्री का फोन आया। कनाडा में 15 से 17 जून को G7 की बैठक है और प्रधानमंत्री इससे शामिल हो सकते हैं। अब यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होगी। मोदी उन्हें 1-to-1 भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे, दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कनाडा पहुंचना है। शिखर बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मौका होगा जब ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा यहां कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम के नेता भी सभी पहुंच रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब हम डिफेंस सेक्टर में नई महाशक्ति बनकर उभरे भारत की कहानी आपको बताना चाहते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक राफेल को बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने अब राफेल का फ्यूसेलेज जो है उसको विमान की मुख्य बॉडी भारत में बनाएगी। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये पहली बार होगा जब दसॉ एविएशन फ्रांस से बाहर अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफेल की मुख्य बॉडी बनाएगी। इसके लिए दसॉ ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत हैदराबाद में इसकी फैक्ट्री लगाई जाएगी और यहीं पर जो राफेल है उसके बॉडी ये तैयार होगी। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये फ्यूजलेज जिसे कहा जाता है ये होता क्या है और ये फाइटर जेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आखिर क्यों है। अगर हम यात्री विमान का उदाहरण लें तो जिस हिस्से में आप बैठते हैं यानी प्लेन में टनल जैसा जो हिस्सा होता है उसे फ्यूजलेज कहा जाता है। इसी में प्लेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है। राफेल फाइटर जेट के लिए उसका मुख्य ढांचा फ्यूजलेज है और ये राफेल की मुख्य बॉडी है जिससे फाइटर जेट के विंग्स, टेल, कॉकपिट जुड़े होते हैं। राफेल के इस बॉडी में कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से बनाया जाता है जो काफ़ी हल्का लेकिन मजबूत होता है। इसके अलावा इसमें टाइटेनियम, एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है ताकि विमान अधिक एयर प्रेशर और तापमान भी अगर हो तो झेल सके। अब इस बॉडी को बनाने में रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जिस लेवल का ये विमान है उस हिसाब से तैयारी करनी होती है। भारत के अंदर वर्ष 2028 में राफेल का पहला फ्यूजलेज बनकर तैयार होगा। ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इससे भारत के डिफेंस सेक्टर में नौकरियों के अवसर भी बनेंगे। भारत की डिफेंस कंपनियां पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रही हैं और इस वक्त दुनिया की टॉप 15 डिफेंस कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जी हां HAL, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल हो गई हैं। इस वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मार्केट कैप 3,30,000 करोड़ रुपए है और वो दुनिया की टॉप 15 डिफेंस कंपनियों में 11 नंबर पर काबिज है। इसके अलावा 13वें रैंक पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जिसका मार्केट कैप 2,80,000 करोड़ रुपए है और ये कंपनी दसॉ एविएशन से भी बड़ी कंपनी बन गई है। चाहे वो HAL और BEL हो यानी HAL और BEL, दोनों कंपनियां इस वक्त भारतीय सेना के लिए एक से बढ़कर एक हथियार बना रही है। HAL तो अब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने वाली है जो अभी तक केवल 3 देशों के पास है। इसके अलावा जिस आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी हमलों को हमने नाकाम किया उसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही बनाया था। भारतीय डिफेंस कंपनियों के हथियारों ने पाकिस्तान के साथ हुए 4 दिन के युद्ध में जो प्रदर्शन किया उसने उनके हथियारों की डिमांड बढ़ा दी। यही वजह है कि दसॉ एविएशन पहली बार अपनी राफेल फाइटर का मुख्य ढांचा फ्रांस से बाहर भारत में बनाना चाहता है। अगली खबर का रुख करते हैं। अब खबर जापान से, जहां एक महिला के भविष्यवाणी की वजह से पर्यटक जापान छोड़कर भागने लगे। ये खबर बड़ी दिलचस्प है। साल के इस हिस्से में चेरी ब्लॉसम्स, जापान की सड़कें मतलब हर जगह गलियां ढक जाती हैं चेरी ब्लॉसम से। वहाँ ऐसा लगता है कि बर्फ जैसे गिरती है उसकी जगह चेरी ब्लॉसम्स की ये पंखुड़ियाँ गिरती हैं जिनकी वजह से जापान की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और इस वजह से मई, जून, जुलाई के महीने में दुनिया भर के सैलानी जापान आते हैं। जापान में इस दौरान कई तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें सैलानी शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि पर्यटक जापान छोड़कर जा रहे हैं। जापान आने की प्लानिंग करके बैठे पर्यटकों ने अपनी टिकट बुकिंग कैंसिल करवानी शुरू कर दी है। अब हम आपको दिखाते हैं वजह। इसकी वजह एक ऐसी भविष्यवाणी ने है जिससे बड़ी तबाही का ऐलान
कर दिया है। आप उन्हें ही देख रहे हैं। दरअसल जापान की ये महिला है भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी इनका नाम है, और इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि अगले कुछ हफ्तों में जापान में एक बड़ी आपदा आने वाली है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा कि जापान के अंदर जुलाई में एक बड़ी सुनामी आ सकती है जिससे जापान का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। उनका दावा है कि जापान के लोगों ने सुनामी की इससे बड़ी तबाही पहले देखी नहीं होगी। रियो तात्सुकी ने यह भी दावा किया है कि सुनामी की चपेट में जापान के पड़ोसी देशों पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है। अब असर देखिए, लोग टिकट कैंसिल कर रहे हैं। जापानी भविष्यवक्ता इस भविष्यवाणी ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है। जापान में रहने वाले लोग ही नहीं, जापान आने की प्लानिंग करने वाले सैलानी, टूरिस्ट, वो भी अब नहीं जाना चाहते। जो पर्यटक जापान में मौजूद हैं वो देश छोड़कर अपने घर लौट रहे हैं। जिन लोगों ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में शामिल होने की प्लानिंग की थी वो सब कैंसिल कर रहे हैं। भविष्यवाणी का मामला इतना गंभीर हो गया है कि इस अफवाह को लेकर जापान सरकार परेशान हो गई है। जापान सरकार ने भविष्यवाणी को अफवाह बताया है और सारे दावों का खंडन किया है। जापान ने बाकायदा सरकारी बयान जारी करके लोगों को इस भविष्यवाणी पर भरोसा न करने की अपील की है। सरकार भले ही भविष्यवाणी को अफवाह बता रही हो, लेकिन भविष्यवाणी पर भरोसा करने वाले लोगों का दावा है कि रियो तात्सुकी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो सही साबित हुई हैं। इससे पहले रियो तात्सुकी ने मार्च 2011 में भूकंप की भविष्यवाणी की, जिसको कई लोगों ने हल्के में लिया था और वैसा ही हुआ, लेकिन उसकी यह भविष्यवाणी सही आई और जापान में 9.1 तीव्रता का, आप सोचिए कितना विनाशकारी भूकंप आया था, 9.1 सिस्मिक स्केल पर, जिसकी वजह से जबरदस्त सुनामी आई थी और उसकी वजह से विनाशकारी आपदा में 18,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कुछ लोगों को यह भी कहना है कि रियो ने वर्ष 1991 में ब्रिटिश रॉक बैंड क्वीन के लीड सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के कुछ ही महीनों बाद गंभीर बीमारी के कारण फ्रेडी मर्क्यूरी की मृत्यु हो गई थी। हालांकि वैज्ञानिक रूप से भूकंप या सुनामी की भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती, की ही नहीं जा सकती। अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी है भूकंप आना या सुनामी की भविष्यवाणी हो सके। लेकिन फिर भी रियो तात्सुकी की इस भविष्यवाणी से जापान में डर का माहौल है। और कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे ये एहसास जरूर दिला दो कि दरवाजा बाहर से भी बंद हो सकता है। नमस्कार।